आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12वीं पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से पाठ जूझ लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के लेखक आनंद यादव जी हैं। आनंद यादव जी का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम पाठ पढ़ने से पूर्व पाठ परिचय पर ध्यान देंगे। पाठ जूझ आनंद यादव द्वारा रचित बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास से लिया गया है। शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। इस पाठ में कथानायक आनंद अर्थात लेखक ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण है। साथ ही निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसानों मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। आनंद यादव जी अर्थात लेखक का स्कूल जाने के लिए मन तड़पता है, लेकिन दादा अर्थात लेखक के पिताजी, लेखक अपने पिता को दादा कहकर पुकारते थे, वे उनको पाठशाला जाने से रोक देते हैं तथा खेती के काम में लगा देते हैं। लेखक को अपने दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। लेखक को विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उनके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख अर्थात गन्ना पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि लेखक के पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था, लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलनी चाहिए। इसलिए इस वर्ष भी लेखक के पिता ने यह कार्य जल्दी शुरू कर दिया। अतः ईख पेरने का कार्य सबसे पहले संपन्न भी हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे का अर्थ होता है पशुओं के गोबर से बने उपले, और लेखक अपनी माँ को बाल्टी में पानी भर भर कर दे रहे थे। मौका अच्छा देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात कह दी। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर तेरे पिता बरहेला सुअर की तरह गुर्राते हैं, अर्थात वह बहुत गुस्सा करते हैं। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजीराव सरकार से उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें। दत्ताजीराव सरकार गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। माँ लेखक की बात मान गई, क्योंकि वह बच्चे अर्थात लेखक की तड़पन को भली भांति समझती थी। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजीराव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात बताई। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते हैं। वह खेती का काम नहीं करते हैं। उन्होंने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद करा दी ताकि वह सारे गांव भर में आजादी के साथ घूमते रहे। यह बात सुनकर दत्ताजीराव चिढ़ गए।
चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में ही 5वीं पास कर लेंगे और इस तरह उनका साल बच जाएगा। पहले ही उनका 1 साल खराब हो चुका था। दत्ताजी राव सरकार ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा अर्थात अपने पिता को मेरे पास भेज देना और थोड़ी देर बाद तुम भी वहां आ जाना। माँ बेटा ने दत्ताजी राव को सचेत किया कि हमारे यहाँ आने की बात पिताजी को मत बताइएगा। दत्ताजी राव ने उन्हें निर्भय होकर घर जाने को कहा। रात को जब पिताजी घर आए तो आते ही माँ ने उन्हें कहा कि वह साग भाजी देने दत्ताजी राव सरकार के यहाँ गई थी। तब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा दादा नहीं दिखाई दिया, खेत से आने पर मेरे पास भेज देना। यह बात सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चले गए। आधे घंटे बाद लेखक भी दादा को खाना खाने के लिए बुलाने चले गए। दत्ताजी राव ने लेखक से पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? लेखक ने बताया कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया है। उन्हें खेत पर काम करने वाला चाहिए था। दत्ताजी राव ने दादा से पूछा तो उन्होंने लेखक की कथन को स्वीकार कर लिया। दत्ताजी राव ने दादा की खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत में काम करवाकर खुद घूमते रहते हो तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के की जीवन की बलि चढ़ा रहे हो। दत्ताजी राव ने लेखक से कहा कि तुम सवेरे से पाठशाला जाओ तथा मन लगाकर पढ़ो। यदि दादा मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसके बाद दत्ताजी राव ने रत्नप्पा अर्थात लेखक के पिता को समझाया। दादा ने भी लेखक को पाठशाला भेजने की बात मान ली। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर जानवरों को चराना और खेतों में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से गैरहाजिर रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा काम होने पर स्कूल मत जाना, काम में मेरा हाथ बटाना। लेखक ने अपने पिता की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगे। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर कर लाए। कक्षा के शरारती लड़के ने उनका मजाक उड़ाया और उनका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर जी की नकल उतारनी शुरू कर दी। तभी मास्टर जी भी वहां आ गए। लेखक ने उन्हें सब कुछ बता दिया। बच्चे उन्हें तरह तरह से परेशान करते रहे। उनका मन उदास हो गया। धीरे धीरे कक्षा के लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर जी आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे लड़कों की पीठ पर भूसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। उस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला और होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरफ पढ़ने लगे। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगे। शीघ्र ही लेखक गणित में होशियार हो गए। मास्टर जी लेखक को आनंद नाम से पुकारने लगे। सौंदलगेकर मास्टर जी मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं कविताओं में रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद, रसिकता के कारण
वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित थे। लेखक खेत पर पानी लगाते समय या जानवरों को चराते समय वह मास्टर जी के अनुसार ही कविताएं गाते थे। वह मास्टर जी की तरह ही अभिनय करते। उसी समय लेखक को यह अनुभव हुआ कि अन्य कविता भी इसी तरह पढ़ी जा सकती है। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उन्हें अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उन्हें एकांत अच्छा लगने लगा। उन्होंने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ गाने लगे तथा अब उनके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर जी को भी लेखक का गायन अच्छा लगा और छठी सातवीं कक्षा के बालकों के सामने गवाने लगे। पाठशाला के एक समारोह में भी उनसे गवाए। मास्टर जी स्वयं कविता रचते थे। मास्टर जी कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकते हैं। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक को लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर भी कविता बना सकते हैं। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर भी तुकबंदी करने लगे। वह उन्हें जोर से गुनगुनाते तथा मास्टर जी को भी दिखाते। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगे। मास्टर जी के न होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़ों से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखते तथा पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेते। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देते। वह अपनी कविता मास्टर जी को दिखाते थे। कभी कभी वह रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाने लगे। मास्टर जी उन्हें कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। वे उन्हें छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान भी करवाते। वे उन्हें पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते। उन्होंने उन्हें कविता करने की अनेक शैली सिखाई। इस प्रकार लेखक को मास्टर जी की निकटता मिलती और उनकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उनकी समझ में आने लगा। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है तथा किसी कार्य में सफलता पाने के लिए संघर्षशीलता बहुत आवश्यक है। आज के किशोर किशोरियां शॉर्टकट रास्ते पर चलकर सफलता पाना चाहते हैं ताकि उन्हें कम से कम परिश्रम और संघर्ष करना पड़े, जबकि जूझ कहानी के नायक अर्थात लेखक को जगह जगह संघर्ष करना पड़ा। तभी वे आगे चलकर प्रसिद्ध साहित्यकार बने।